हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की जो चर्चा है वो हम शुरू कर रहे हैं निफ्टी बैंक से। और निफ्टी बैंक से क्यों चर्चा शुरू कर रहे हैं या आप लोग जानते हैं, शीर्षक भी आपने देखा कि वो भी बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही है। और मैंने आपके साथ पिछले 1.5 महीने से जो है मैं आपके साथ एक ही बात बोल रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस मंदी की बनाई हुई हैं। और जब 37,700 बैंक निफ्टी ने टच किया था तो मैंने आपके साथ एक और भी बात बोली थी कि मोस्टली जितने रिटेल शॉर्ट्स थे या जितने भी दमदार शॉर्ट्स थे उन सब की शॉर्ट्स पोजीशन कवर हो गई है। और यहाँ पर वो प्लेयर्स जिन्होंने शॉर्ट्स को फंसाया था उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना ली है। और वहाँ से देखिएगा रिटेल जो है जबरदस्त तरीके से लॉन्ग जो है किए हुए थे। और उसके बाद जो है बाजार जो है हर बार एक नीचे का दायरा दिखाता है, उसके बाद एक बाउंस बैक आता है और फिर ऊपर के लेवल पर जो है पोजीशन फिर दोबारा से शॉर्ट्स की बनती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है करीबन 1.5 महीने से चल रहा है। और इसका श्रेय जाता है FIIs को। देखिएगा यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पहले हम एक चर्चा करते थे मिस्टर इंडिया की। तो मिस्टर इंडिया अभी आपको ऐसा लगेगा कि बाजार में से नदारत है, वो मिस्टर इंडिया नदारत नहीं है। लेकिन मिस्टर इंडिया ने जो है FIIs को फंसाया था बजट के अंदर। और बजट के अंदर FIIs ने जनरली शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी और उन्होंने पूरा का पूरा मिस्टर इंडिया ने बाजार को ऊपर खड़ा कर दिया था। तो वहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है FIIs ने फिर जो है प्लान किया कि ठीक है बाजार को भी पहले ऊपर ही खींचते हैं और ऊपर ले जाके जितने भी लोग हैं जिनको भी जो है माल चाहिए होगा उनको ऊपर माल दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ भी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर स्पेशली। पहला तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है बहुत ही ज़्यादा मीडिया के अंदर प्रचार था कि बैंकिंग स्टॉक्स वीक है वीक है वीक है। और वास्तव में फंडामेंटल वीक थे और बड़े प्लेयर्स ने उस वीकनेस का फ़ायदा सौदों को देखते हुए बनाया कि सौदे जो है बड़े प्लेयर्स ने तेजी के बना लिए कमज़ोर फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर भी। और अब देखिएगा फंडामेंटल्स पे दोबारा से प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें उनको सहारा मिला सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट ने NPA की जो भी क्लासिफिकेशंस थी उसके ऊपर होल्ड कर दिया था, तो उसके स्टे की वजह से जो है 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पर बैंकों को काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। तीसरी बात जो मीडिया में आज है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिएगा कोविड के केसेस पहले भी बढ़े थे और उस केसेस के अंदर भी हम देखते थे कि इमर्जिंग मार्केट में लिक्विडिटी आ रही थी और बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे। तो मुझे इस असर से ज़्यादा ये लगता है कि जो मैंने अभी 2 चीज़ें आपके साथ बोली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है बट वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल बेसिस पे जो थी पोजीशंस किस तरीके से बनी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद जो है उन्होंने एग्रेसिवली जो है शॉर्ट्स जो है मार्केट में बना लिए थे। अब कल क्या होगा वो तो मैं आपके साथ बात करूंगा। कल हालांकि एक पुल बैक की उम्मीद जो है हम कर सकते हैं। वो पुल बैक कहाँ तक जाएगा वो भी मैं अभी आपके साथ चर्चा जो है करूंगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जो पोजीशंस हैं वो रिटेल से जो है स्पेशली NBFCs और बैंकिंग स्टॉक्स में जो है फंस चुके हैं और ऊपर के लेवल्स पर जो है उन्होंने काफ़ी माल जो है छोड़ा है। तो रिटेल्स जो भी बैंकिंग या NBFCs में काम करते हैं वो सब जो है ऊपर के रेट पर जो है इस तरीके के जो शेयर्स हैं उनको लिए बैठे हैं। और वीकनेस अभी भी जो है रह सकती है। और मैंने पिछली जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उसमें जो चर्चा की थी उसको कंटिन्यू करूंगा। और उससे पहले जो मैं पिछले हफ्ते के दौरान जो मैंने आपके साथ बात की थी मैं उसको भी जो है भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बात मैंने बात की थी जो भी थर्सडे के सेशन में ट्रेड हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसमें HDFC बैंक का मैंने जिक्र किया था। जितना आज पूरे दिन में HDFC के अंदर वॉल्यूम हुआ उस दिन उतने शेयर्स 10 रुपये के भाव नीचे, जो भी बाजार भाव था उसके 10 रुपये नीचे जो है एक किसी बड़े प्लेयर्स ने जो है सेल किए थे। और देखिएगा आज बाजार जो है उन प्राइजेस के आसपास टिका ही नहीं। तो सीधा देखिएगा HDFC बैंक के अंदर जो गिरावट आई। और HDFC बैंक में ऐसा प्ले जो है बड़े प्लेयर्स ने किया। उनको पता है बड़े प्लेयर्स को कि जो बुल्स हैं वो बाजार को खींचने के लिए आएंगे। तो HDFC बैंक का काफ़ी हैवी वेट है तो वो HDFC बैंक को रोकने की कोशिश करेंगे तो उनको आज ही माल दे दिया जाए। तो थर्सडे को ही है उन्होंने बहुत ज़्यादा माल जो है थमा दिया था बुल्स को कि लीजिएगा आपको पहले ही हम बहुत सारा माल दे देते हैं तो जब मंडे आएगा तो आप परेशान हमें नहीं करेंगे। क्योंकि वो बैंक निफ्टी को रोकने के लिए जनरली कोटक महिंद्रा बैंक को उस दिन यूज़ कर रहे थे। तो कोटक महिंद्रा बैंक में उन्होंने सेलिंग की थी और फिर HDFC बैंक में भी। तो आज जो है उन्होंने कहा कि आप इसको रोकने की कोशिश करोगे बुल्स तो हम आपको पहले ही माल दे देते हैं। तो उन्होंने थर्सडे को ही काफ़ी माल जो है इन दोनों शेयर्स के अंदर दिया था और वॉल्यूम्स भी काफ़ी बड़े हुए थे। हालांकि आज वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं थे, सेलिंग तो हुई
लेकिन वॉल्यूम्स इतने नहीं थे। तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को पता तो है, सौदे तो उन्होंने मंदी के बनाए हुए हैं, लेकिन वो नीचे के भाव पर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर एक पुल बैक आ सकता है कल। और उसके अलावा जो है डाउ जोन्स के अंदर से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बाकी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हुए हैं, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद जो है हम कल से कर सकते हैं। हालांकि उसकी सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि वो जो है पूरा का पूरा जो अप्रैल का महीना है वो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। तो मैं HDFC बैंक का भी जो अभी उन्होंने अपडेट्स दिए हैं BSE को, तो वो भी मैं आपके साथ जो है चर्चा करूंगा। तो ये पूरे एनालिसिस के अंदर जो है मैंने आपको बेसिक जो है आपके साथ पहले शेयर किया। तो निफ्टी बैंक के ऊपर बात करेंगे, चार्ट में कहाँ पर सपोर्ट बन रही है। तो 2 बैंक निफ्टी के चार्ट जो है आज मैंने लगाए हैं पहले, और उसके बाद HDFC बैंक ने किस तरीके से आज बैंक निफ्टी को गिराया, उसके बाद बाकी इंडेक्स में क्या रहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स कुछ बैंकों के बारे में, इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो डेटा है कैश मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में किस तरीके के रहे, वो जो है हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे आपके साथ। इसके अलावा देखिएगा पिछले महीने में किस तरीके से FIs की एक्टिविटीज़ रही थी। निफ्टी आज मैंने बाद में लगाया है, तो क्योंकि निफ्टी को तो बहुत बचाने की कोशिश की, बहुत अच्छे शेयर्स थे, नीचे से पुल बैक भी आया, वो चर्चा करेंगे हम। और निफ्टी काफ़ी मजबूत था। आप 200 पॉइंट की गिरावट आप अगर भूल जाएं तो ये केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स और NBFC स्टॉक्स की वजह से आई थी, जो हाई बीटा सेगमेंट है। हालांकि मेटल्स भी कभी कभी हाई बीटा सेगमेंट जो है कैटेगरी में कैटेगराइज होता था, लेकिन मेटल्स के प्राइस अब ऊपर की तरफ जो है जा रहे हैं, तो साइक्लिकल नेचर होने की वजह से मेटल्स के अंदर वीकनेस नहीं थी आज भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे कंट्रीब्यूशन था निफ्टी के अंदर, कौन से शेयर्स थे जिनमें ज़्यादा गिरावट थी, तो HDFC बैंक्स के कुछ अपडेट्स, उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है आज एक नई ऊंचाइयों पर, लाइफ टाइम ऊंचाइयों पर जो है जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है, यानी कि डाउ जोन्स का इंडेक्स है, वो ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ से जो है हम सारे संकेत लेते हुए आज आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चर्चा अभी फ़िलहाल में ही 6 मिनट की हो गई है, तो फिर भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि समराइज़ कर दूँ, थोड़ा जल्दी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँ। तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा आज चीथड़े उड़ गए इसके, और जो है आप ये कह सकते हैं कि आज निफ्टी बैंक के अंदर कहीं पर भी सहारा नहीं था। और सहारा क्यों नहीं था? क्योंकि जो भी हाई बीटा सेगमेंट है वो अब चपेट में है। बड़े प्लेयर्स के सौदे बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में नहीं है। पोजीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने से पहले जो थी वही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्लोडाउन का खतरा दोबारा से बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस तरीके के जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो सब जो है अनफेवरेबल थे, और बाजार ऊंचाइयों पे था। इसलिए जो है बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सोचा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो है सारा का सारा NBFCs और बैंकिंग में ही वीकनेस जो है आपको पूरे देखने के लिए मिली। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैं इस चार्ट में बात करूँगा। आज एक समय ऐसा था कि ये 32,330 तक जो है बाजार चला गया था, 32,330। वहाँ से देखिएगा 378 पॉइंट्स की रिकवरी आई है, यानी कि 348 पॉइंट्स की जो है रिकवरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी है, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी हुई है इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो चार्ट है, ये पूरा आप देखेंगे कि ये जो दिसंबर के महीने के अंदर जो है यहाँ से जब बाजार ने चलना शुरू किया था, तो जनवरी के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था, जिसका लेवल यहीं पर बनता है जहाँ आज बाजार बंद हुए हैं। तो ये जो लेवल है यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो जिस सपोर्ट की वजह से एक बाउंस बैक की हम उम्मीद जो है कल के सेशन में कर सकते हैं, या 1 या 2 दिन में। और क्योंकि इंटरनेशनली भी जो है चीज़ें फेवरेबल हैं आज की डेट में, तो 33,270, क्योंकि जब बाजार गिर रहा था तो भी आपने देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही थी। अगर आपने पिछले हफ्ते के सेशन में देखा तो 33,250 और 33,330 के बीच में एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी, यानी कि जिसको एवरेज हम निकाले तो वो लगभग यहीं पे बनता है। तो ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट वाला एरिया था जो आज टूटता हुआ नजर आया, और उसके टूटने के बाद जो है देखिएगा बाजार संभल नहीं पाए, और बाजार आज एक तरफा जो है गिरावट के साथ बढ़ते हुए नजर आए। तो आप बैंक निफ्टी में देखिएगा सुबह का अगर आप एक सेशन देखेंगे तो जहां ओपन हुआ वही आपका हाई बन गया, और उसके बाद जो है आप 1-1.5 घंटे के अंदर ही एक 1500 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट देखते हैं। तो ये जो गिरावट थी ये भयानक थी, और ये भयानक एंड तक रही। एंड तक इसलिए रही, देखिएगा HDFC बैंक ने 300 रनों की पारी खेली लगभग, तो 300 रनों की जो है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को गिराने में इसका योगदान रहा। उसके बाद फाइनेंशियल्स में आप देखिएगा
बैंकों के अंदर भी 232, SBI 221। और इसके अलावा देखेंगे आप SBI के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी 130 पॉइंट और एक्सिस बैंक 123, यानी कि सभी ने सेंचुरी मारा दी, दिग्गज ने। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में भी बहुत बेहतरीन गिरावट देखने के लिए आपको मिली। निफ्टी 50 देखिएगा 1.54 गिरा है, और इसमें भी आप देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से करीबन 1.25% गिरा है। तो मेजरली निफ्टी बैंक की वजह से ये गिरावट हुई है, निफ्टी बैंक और बजाज फाइनेंस। तो ये करीबन 1.25 NBFCs और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से है। और बाकी आप देखिएगा निफ्टी बैंक 3.48। तो आप यहाँ पे देखिएगा हाई बीटा सेगमेंट में निफ्टी बैंक की वीकनेस जो है इसको नीचे गिराती हुई आप लेके आई है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप में इतनी गिरावट नहीं थी, हालांकि इसमें भी बैंक्स के कुछ स्टॉक है। निफ्टी नेक्स्ट के अंदर भी इतनी गिरावट नहीं थी, निफ्टी 100 में और निफ्टी 200 में। और IT जो है आउट परफॉर्म कर रहा था बाजार के अंदर, और IT के शेयर्स जो है आज बहुत अच्छे से संभलते हुए नजर आ रहे थे। अब देखिएगा टेक्निकली भी HDFC बैंक का टेक्निकली भी वेरी बेरिश जो है सेगमेंट में आता हुआ नजर आ रहा है। और आज फेडरल बैंक और HDFC बैंक की कुछ डिटेल्स भी जो है BSE पर जो है अपडेट की गई है, जिसमें लोन ग्रोथ और इसके अलावा जो कासा डिपॉजिट्स है या उसकी जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। तो वो भी मैं आज HDFC बैंक की आपके साथ चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी एक्सिस बैंक का। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बैंक के अंदर आप देखेंगे, HDFC बैंक के अंदर स्पेशली, कि आज वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स HDFC बैंक को इस भाव पे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऊपर लाइए प्राइस को, तभी हम सेल करेंगे, इन प्राइस पर हम HDFC बैंक बेचने वाले नहीं है। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक जो है आपका बनता है। हालांकि वो अपना माल जो है ऊपर के रेट पे ऑफलोड करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 5 अप्रैल 2021 के अंदर 931 करोड़ की कैश में सेलिंग है। कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन DIs की तरफ से बाइंग नदारत थी। हालांकि DI सेलर नहीं थे, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 1802 करोड़ के, फिर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, यानी कि सारे आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि FIIs अब सेलिंग के मूड में हैं। उन्होंने जबरदस्त बाइंग भी की है। अगर पिछले 5 महीने के अंदर अगर हम बाइंग देखें, मैं अभी मार्च की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये बाइंग आप देखिएगा क्या जबरदस्त बाइंग है, जिससे बाजार ऊपर की तरफ आए। और पिछले महीने उन्होंने बाइंग कम की है, सेलर नहीं बने थे, फिर भी आप देखिएगा बाजार ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहे। और अभी तो उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इतने महीनों के बाद बाइंग करने के बाद अगर एक सेलिंग का डेटा आता है, तो वो अप्रैल के महीने में आपको एक बार बाजार को नीचे लाने के लिए जो है मुझे लगता है कि वो आतुर हैं, और FIIs शायद बाजार को एक बार नीचे ला सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि सर और कितना लाएंगे, देखिएगा अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हो चुके ऑलरेडी, ऊपर के प्राइस देखेंगे, लेकिन अभी बैंकिंग और NBFCs में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स और NBFCs में कल एक टेक्निकल पुल बैक आएगा, और उस टेक्निकल पुल बैक के बाद ऊपरी लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर जो है बनेगा। क्योंकि जो लोग पहले भी बुल थे, जो काफ़ी समय से बुल थे, और जो अपनी बुलिशनेस वाली जो पोजीशन है वो नहीं छोड़ रहे थे, तो उसमें से कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अब इस तरीके का आज सीवियर पेन देखा, वो हो सकता है कि अब बाजार ऊपर की तरफ जाएं तो वो अपना कुछ माल ऑफलोड करें। तो साथ में FIIs भी ऊपर के रेट पर जो है ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे, और जिनके पास बुलिश पोजीशंस हैं, जहां पर उनके लॉस जो हैं, कल अगर मान लीजिएगा एक पुल बैक होने की वजह से बुल्स के जो सौदे हैं वो थोड़ा सा उनको लॉस कम होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी वो कुछ पोजीशंस को स्केयर ऑफ करने आए। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा ही लगता है अभी कि अभी भी वीकनेस बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अभी कंटिन्यू रहेगी। उसके मैं रीजंस आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वाले दिन से तो मैं बता ही रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने आपको सारी चीज़ें इसी संदर्भ में जो है मैं डिस्क्लोज करता रहा हूँ। इसके अलावा देखिएगा निफ्टी, मैं निफ्टी के अंदर वीकनेस नहीं मानूंगा। आप कोई भी आपको ये कहे कि जी निफ्टी वीक था, तो यकीन नहीं करना। यकीन इसलिए नहीं करना कि सर आप क्या बोल रहे हो, यकीन नहीं करना। 229 पॉइंट गिरा हुआ है, अरे 1.54% गिरा हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये गिरा हुआ ही नहीं है। ये गिरा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि इसको तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने गिराया हुआ है, एंड बजाज फाइनेंस ने इसको गिराया हुआ है। और उसकी वजह से जो एक फियर था, उसकी वजह से जिन शेयर्स में बाइंग आ सकती थी, उन शेयर्स में भी बाइंग नहीं आई, जो अदर देन बैंक्स या NBFCs थे।
तो इसका मतलब है कि ये जो भी डर है, जो आप 229 पॉइंट्स का जो है गिरावट देख रहे हैं, ये केवल और केवल आपको बैंक और एनबीएफसी की वजह से है। अदरवाइज जो है आप अगर देखें तो वो जो डर निकाल दीजिए जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के फियर की वजह से था, वो कोविड से ज़्यादा असर तो हमें आज बैंकिंग स्टॉक्स का लग रहा था। तो वो जो असर है उसको अगर आप हटा दें बैंकिंग और एनबीएफसी का, तो आप देखिएगा निफ्टी में कुछ ऐसा खास जो है गिरावट हुई नहीं है। अब ये निफ्टी का चार्ट भी आप देखिएगा, तो निफ्टी का बाउंस बैक अब देखिएगा क्या, कैंडल का आधा हिस्सा जो है उन्होंने कवर कर लिया। यहाँ पर भी देखिएगा 459 से 637 लगभग 200 पॉइंट रिकवर कर लिया है इसने नीचे से। तो अगर ये तो क्योंकि एडजस्ट होके आया है वैल्यू, अगर आप एडजस्टमेंट से पहले नहीं देखेंगे तो एग्जैक्ट 200 पॉइंट तक की रिकवरी जो है बैंक निफ्टी कर चुका था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सॉरी निफ्टी कर चुका था, तो निफ्टी में वो वीकनेस नहीं थी। आज भी जो भी वीकनेस आई वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स की वजह से ही देखने के लिए मिली। तो ये भी मैंने आपके साथ बात कर दी। तो कैंडल जो है आप देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स और वीक होते तो एम जो है बन सकता है अभी भी। हालांकि अभी भी निफ्टी के बारे में मुझे इतनी वीकनेस नहीं महसूस हो रही है जितनी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के बारे में है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स, आप अगर आज पूरे गिरावट को देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने अकेले 37 पॉइंट गिरा दिया, एचडीएफसी बैंक 33 पॉइंट गिरा दिया, और ये तो 3 दिन से वीक चल रहा है। तो इसलिए भी जो 3 दिन से लगातार एचडीएफसी बैंक गिरना भी इस बात के संकेत दे रहा है कि एक पुल बैक एचडीएफसी बैंक में आ सकता है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस को देखते हैं तो वो हो सकता है कि इसको बाय करते हुए कल आपको नजर आए। उसके बाद जो है 31 पॉइंट की गिरावट आईसीआईसी बैंक में, फिर एचडीएफसी लिमिटेड की वजह से 30 पॉइंट। तो आप इस पूरी कैलकुलेशन को देखेंगे तो 130 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट तो केवल इन्हीं की वजह से है, ये एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स हैं। उसके बाद रिलायंस की वजह से 20 पॉइंट की। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे और गिरने वाले जो उस वेटेज में नहीं आपको नजर आ रहे, 5.5% की गिरावट इंडसइंड बैंक में, बजाज फाइनेंस में बात ही कर चुके 5.74, एसबीआई का वेट भी काफ़ी अच्छा है 4.49। इसके अलावा देखिएगा आप आईसीआईसी बैंक 3.77, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सिस बैंक का वेट नहीं था वहाँ पे, उसको भी अगर आप कंसिडर करें। इसके अलावा बजाज फिनसर्व का भी अच्छा वेट है 3.16, इसकी गिरावट देखिएगा। एचडीएफसी बैंक की गिरावट हम देख चुके हैं। फिर कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, इसका भी असर था। तो वो तो टॉप 5 की गिरावट में तो थे ही नहीं है। तो अगर इनको आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर आपको मैं बोल रहा हूँ कि 1.25% तक की गिरावट तो खाली इन्होंने ही कर दी है। तो जो भी निफ्टी पे गिरावट है वो इन्हीं की देन है। और ये तो बचा लिया है, देखिएगा एचसीएल टेक हैवी वेट है, टीसीएस हैवी वेट है, विप्रो यानी कि आईटी ने पूरा बचाया। मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी कि जब भी बाजार नीचे गिरेगा ब्रिटेनिया को उठाएंगे, एचयूएल को उठाने की कोशिश करेंगे, आईटीसी को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईटीसी में आज उतनी तेजी नहीं आई। आईटीसी तो खुद माइनस में चला गया। लेकिन फिर भी जो है बुल्स के पास जो भी सहारा था, बुल्स को पता था मैं टेक्नोलॉजी उठा सकता हूँ, तो बुल्स ने टेक्नोलॉजी को ही खींचा। अब होगा क्या कि अगर बाजार में बैंक निफ्टी के शेयर्स थोड़ा सा कंफर्ट हुए तो इनमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जब जब बाजार नीचे जाएगा तो आप मेटल्स, एफएमसीजी और जो ये टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं इनमें तेजी देखेंगे। इसके अलावा सीमेंट के अंदर तो वही यहाँ पे आज आप नजर आ रहा है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल जो है चल सकता है उस केस में, वही सारे शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। फार्मा आएगा नजर, तो जो भी डिफेंसिव है वो तेज हो जाएंगे। उसके अलावा अल्ट्राटेक्स जैसी सीमेंट जैसी कंपनी, हो सकता है कि अगर कल बाजार गिरता हुआ आपको नजर आए, कल अल्ट्राटेक यहाँ पे आपको लीड करता हुआ नजर आ जाए। हालांकि अल्ट्राटेक के ऊपर जो है मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अल्ट्राटेक फंडामेंटली काफ़ी साउंड है और बुल्स जो है उसको खींचने की कोशिश करेंगे। वो प्राइस मूवमेंट इसलिए नहीं हो रही होगी कि वो कोई परफॉर्मेंस दे रही है अलग से, या कल कोई नई परफॉर्मेंस दे देगी। लेकिन बुल्स के पास क्या होगा, अपना डिफेंस करने के लिए जो शेयर्स होते हैं, मैं उनकी चर्चा करूं तो कल अल्ट्राटेक के ऊपर वो नज़र दौड़ाएंगे। या जो मेटल्स हैं, टाटा स्टील जो है हालांकि आज भी मजबूत है क्योंकि टाटा स्टील्स काफ़ी तेजी कर चुका है और कोशिश करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील है जैसे, इसमें आज तेजी है। तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं, भारतीय एयरटेल के अंदर जैसे आज उठाने की कोशिश की, तो इस तरीके के शेयर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। तो आज देखिएगा टेक्नोलॉजी के अंदर ही जो शेयर्स हैं, 4 शेयर आपको टेक्नोलॉजी के नजर आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल तो अभी इसको भी जो है पुल बैक के लिए यूज़ करते हैं। तो बुल्स के पास कोई सहारा नहीं है। तो देखिएगा एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, 5 आईटी के शेयर्स तेजी में थे। उसके अलावा देखिएगा टाटा स्टील और हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील तो मेटल्स। तो आप देखिएगा कल सीमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सीमेंट में हालांकि श्री सीमेंट आज है
1.41, तो कल आपको अल्ट्राटेक मिल सकती है, ग्रासिम मिल सकता है। तो इस तरीके की अगर बाजार नीचे की तरफ जाते हुए होंगे तो उसको रोकने के लिए, बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि बाजार में पहले एक पुल बैक आएगा, फिर पुल बैक देखिएगा शायद सस्टेन ना करे, हो सकता है कल तो सस्टेन करा ले या 1-2 दिन सस्टेन करा ले, क्योंकि थर्सडे की जो एक्सपायरी है उसके बाद वीकली एक्सपायरी के बाद फिर फ्राइडे से जो है दोबारा से जो है वीकनेस जो है बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वीकनेस शायद ये भी कल के बाद भी बना सकते हैं, बट अभी क्योंकि वीकनेस काफ़ी हो चुकी है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम तो मिलना चाहिए किसी भी नए ब्रेकडाउन के लिए। तो एक पुल बैक की जो है उम्मीद मुझे है, लेकिन पुल बैक जो है खरीदने का मौका नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पुल बैक भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है होगी बड़े प्लेयर्स के लिए। HDFC बैंक के अंदर देखिएगा लोन ग्रोथ हुई है 14% साल दर साल, काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे खास बात है ये रिटेल, क्योंकि ये रिटेल बैंक है और रिटेल के अंदर भाई साहब 7.5%। जो मैं कह रहा था आपको कि क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो अगर उस पर डेंट रहता है RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, RBI की रोक के हिसाब से, तो भाई साहब ये रिटेल लोन जो है अगले क्वार्टर में भी आपको डेंट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल लोन के अंदर सबसे अच्छे मार्जिन हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये जो है उसको एक्सपोज करते हैं। तो बैंक ने अपना जो फोकस है वो होलसेल लोन पे कर लिया, जिस तरीके का ICICI बैंक जो है होलसेल बैंकिंग के अंदर काफ़ी एग्रेसिवली काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो होलसेल लोन जो बुक है तो बैंक को अपना फोकस बदलना पड़ रहा है, पैसा तो बांटना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा होलसेल जो बुक है वो 21% ग्रो हुई है, लेकिन जो रिटेल है जिसकी वजह से बैंकों को अच्छी वैल्यूशंस मिलती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर रिटेल बैंकों को अच्छी लोग जो है वैल्यूशंस जो है मिलती है शेयर्स के अंदर, तो वो उसके ऊपर डेंट पड़ रहा है। लेकिन देखिएगा अभी नीचे आ चुका है, अभी ये प्राइस इन है या नहीं ये बाजार बताएगा। तो मुझे लगता है कि कल HDFC बैंक जो है एक बार पुल बैक करता हुआ आपको नजर आए। उसके बाद डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो डिपॉजिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 11.47 से 13.35 हो गई है। तो ये 11.47 से अगर 13.35 पे जाएंगे तो ये भी करीबन 17-18% के आसपास बनती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और कासा रेशियो 46% पे आ गई, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन कुल मिला के असेट्स क्वालिटी के रिस्क जो है वो कोविड की वजह से हैं, वो पूरे दारोमदार जो है रखते हैं। तो मैंने आपके साथ पिछले भी वीडियो में चर्चा की थी कि कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और डाउ जोन्स देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई पर जो है ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको यही बोल रहा था पीछे भी कि जब अगर पैसा डाउ जोन्स में जाएगा तो हमारे यहाँ पे कम आएगा, लेकिन आज एक कंफर्ट है जिसकी वजह से मुझे कल बाउंस बैक और अच्छे से जो है समझ में आ रहा है कि बाउंस बैक आ सकता है कल। वह डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है करीबन 50 पैसे के आसपास की जो है $0.5 के आसपास की जो है गिरावट हो गई है। तो यहाँ पर जो है हमें डॉलर इंडेक्स के वीक होने की वजह से ऐसा लगता है कि एक पुल बैक और बनता है। और यहाँ पर देखिएगा इसके अलावा भी जो पुट कॉल रेशियोज है वो बैंकिंग स्टॉक्स में 1 से नीचे आ गई है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर भी जनरली बैंकिंग स्टॉक्स में पुल बैक आता है, तो वहाँ से भी पुल बैक की आप उम्मीद कर सकते हो। हालांकि निफ्टी के अंदर कोई बड़ा पुल बैक जो है हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अगर कल बैंकिंग पुल बैक करेंगे तो जो भी एडजस्टमेंट है वो ऐसे होगी कि जो शेयर्स को रोकने के लिए, बाजार को रोकने के लिए, गिरने से बचाने के लिए जिनको आज ऊपर किया गया था, उनमें हल्की फुल्की जो है एडजस्टमेंट होगी और वो प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे। अगर बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर बाजार को लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक एडजस्टमेंट कर ली जाएगी, जिससे कि अगली बार बाजार गिरे तो उन डिफेंसिव को से जो है बाजार को रोका जा सके। बाजार अभी जो है बियर्स के कंट्रोल में है, लेकिन कल जो है मैं आपको फिर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरे व्यक्तिगत व्यू है कि एक पुल बैक आ सकता है। कोई भी अगर आप ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच हो, इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद अपने विवेक का यूज़ करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है रिस्क से भरा हुआ है। अगर इसमें भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में रिटर्न्स उपलब्ध हैं तो प्रचुर मात्रा के अंदर रिस्क भी समावेश करते हैं। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।